स्वागत है दोस्तों परीक्षा तैयारी जोन चैनल में। तो प्रीवियस ईयर पेपर की श्रृंखला में जो हम पेपर कर रहे हैं दूसरा पेपर, उसके 25 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे। तो आज हम 125 से लेके 150 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे और कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस को हम कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। निम्नलिखित संख्या समूह में विलुप्त संख्या अंकित कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो 13 है और ये 22 है, अगर हम इनको ऐड करें 13 और 22 को, तो कितना आता है? ये आता है हमारा 35, और 35 दूनी कितना होता है? 70। तो ऐसे ही अगर हम 12 और 18 को प्लस करें तो कितना आएगा? 30 आएगा। 30 में 2 की गुणा करें तो 60 आएगा। मतलब ये हो रहा है इसमें कि पहली और ये लास्ट वाली संख्या को ऐड करके 2 से गुणा करें तो हमें बीच का नंबर मिल जाता है। तो ऐसे ही हम करते हैं लास्ट वाली में। तो लास्ट संख्या हमारी कितनी है? ये है 17 प्लस 26। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 43। ठीक है, तो 43 इंटू 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो 86। तो इसका आंसर हो जाएगा 86। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है निम्नलिखित प्रश्न में एक के अलावा सभी एक तरीके से समान है, उस युग्म को चुनिए जो अन्य से भिन्न है। तो देखते हैं इसमें। पहला है बाबर मुगल, ठीक है, कनिष्क कुषाण वंश का, ठीक है, महावीर जैन धर्म के, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वंश का, ठीक है। तो इनमें से 3 एक ही उसमें फॉल कर रहे हैं और एक इनमें से डिफरेंट होगा। तो मेरे हिसाब से इसमें बाबर ही होना चाहिए, क्योंकि ये मुगल कालीन या मध्यकालीन भारत से है, और जो पहले हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से बिलोंग करते हैं ये तीनों। ठीक है, तो इसमें डी आंसर सही होगा। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कक्षा में लड़के और लड़कियां मिलाकर कुल 35 विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो बॉयज़ प्लस गर्ल को मिला के 35 स्टूडेंट है इस क्लास में। तो कहता है एक मासिक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक 18 था। ठीक है, तो इनका बॉयज़ और गर्ल सबका मिला के 35 बच्चों का एवरेज कितना था? 18 था इनका एवरेज, है ना। बॉयज़ प्लस गर्ल का एवरेज 18 था। मतलब हर एक बच्चे के 18 मार्क्स एवरेज आ रहे थे। ठीक है, तो टोटल कितने मार्क्स बन रहे थे पूरी क्लास के बच्चों के, अगर हम देखें तो इतने, है ना। 35 बच्चे हैं, इनका हर एक का एवरेज इतना है, तो अगर 18 से गुणा कर दें टोटल नंबर ऑफ बच्चों को, तो पूरे मार्क्स जितने मिले हैं क्लास को वो हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे कहता है क्वेश्चन में कि यदि नहीं, लड़कियों तथा लड़कों के प्राप्तांकों का औसत इतना है। ठीक है, तो देखो पहले लड़कियों का लिखा है, तो पहले लड़कियों का होगा, है ना, क्रमशः, मतलब यही है। सॉरी मैं, पहले गर्ल्स, गर्ल्स का एवरेज कितना है? 22। ठीक है, और बॉयज़ का एवरेज कितना है? 15। ठीक है, ये बॉयज़ का एवरेज है। तो यदि सभी विद्यार्थी उस परीक्षा में सम्मिलित हुए तो उस कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। ठीक है, अब मैं मान लेता हूँ कि लड़कों की संख्या उस क्लास में थी x। ठीक है, और हमारे पास क्लास में टोटल बच्चे थे 35, तो लड़कियां कितनी रह गई? भाई टोटल बच्चों में से इन लड़कों को माइनस कर दो, तो गर्ल्स हमारे पास आ जाएंगी 35 माइनस x। ठीक है, और इनका एवरेज है 22। ठीक है, और लड़के हमारी क्लास में कितने हैं? एक्स हैं, और इनका एवरेज 15 था। ठीक है, तो इनके मार्क्स आ जाएंगे। और पूरी कक्षा के मार्क्स अभी हमने निकाले थे 35 इंटू 18, यही तो थे कि सबका, तो जो एवरेज प्राप्तांक है यहाँ पर औसत वो 18 है। ठीक है, तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ एक बारी। देखो 35 माइनस एक्स, है ना, ये गर्ल्स की संख्या, और इनका एवरेज है 22, प्लस लड़कों की संख्या एक्स है और इनका एवरेज है 15, और टोटल बच्चों का जो क्लास में है वो एवरेज था 18। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई हमारी। तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको ब्रैकेट को अगर ओपन करें तो 22 गुणा 35
माइनस 22x, है ना। इसको एक बार इससे गुणा, एक बार इससे गुणा, बेसिक मैथ्स है। और यहाँ पर 15x, ठीक है। और यहाँ पर इसको भी ऐसे रहने देते हैं, गुणा नहीं करते, 35 गुणा 18, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 22 में से अगर 15 है ना, 22 बड़ा है और 15 छोटा है, तो इसको माइनस कर देंगे क्योंकि ये माइनस का है। तो कितना आएगा हमारा यहाँ पर, माइनस का 7 आ जाएगा, यही तो होगा, -7x। अच्छा, और ये प्लस में है 22 गुणा 35, ठीक है, और बराबर 35 गुणा 18, ठीक है। इतना समझते हैं हम। अब मैं 7x को उधर ले जाऊं तो वहाँ जाके वहाँ प्लस हो जाएगा, बराबर के उधर ले जाऊंगा, और इसको इधर लाऊंगा बराबर के इधर, तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो 22 गुणा 35 तो यहाँ पहले से ही है ना, और उधर से आएगा -35 गुणा 18 आएगा, और बराबर 7x उधर चला जाएगा, ठीक है। अब मेरे को देखो इसको सॉल्व करना है, तो इन दोनों में देखो 35 कॉमन ले लूँगा मैं। अब ऊपर देखते हैं, 35 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 35 मैंने कॉमन लिया तो बचा 22 -18 ब्रैकेट में, और बराबर कितना हो जाएगा हमारा 7x। तो एक बार मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, आप अच्छे से एक बार इसको देख लेना, ठीक है। तो हमारा ये बचा 35 हमने कॉमन ले लिया था, और 22 -18 बचा हमारा यहाँ पर, और यहाँ बराबर 7x। तो हमारा 35 गुणा कितना हो जाएगा, 22 में से 18 गए 4, बराबर 7x। तो 7 पंजे 35, कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 चौको 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आ गई। तो हमसे यही तो पूछा था कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है, तो हमने x ही तो मानी थी लड़कों की संख्या। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा डी, 20। लड़कों की संख्या आ गई 20, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आपको समझना है ना, तो अगर आप फिर से देखेंगे उस क्वेश्चन को तो समझ आ जाएगा एक बार बैक करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सोहन एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदता है, अगले दिन इसकी 4 गुना खरीदता है, तीसरे दिन 8 पुस्तकें खरीदता है। यदि उसने कुल मिलाकर 38 पुस्तकें खरीदी तो दूसरे दिन कितनी पुस्तकें खरीदी। तो ये इजी क्वेश्चन है वैसे, तो देखते हैं। तो कह रहे हैं सोहन ने एक दिन कुछ पुस्तकें खरीदी, तो उसने पहले दिन मान लो फर्स्ट डे उसने खरीदी कितनी, एक्स बुक, ठीक है। फिर सेकंड डे उसने कितनी खरीदी, कहता है इसकी 4 गुना। तो पहले दिन एक्स खरीदी तो इसकी 4 गुना कितनी हो जाएगा, 4x। और तीसरे दिन उसने 8, थर्ड डे उसने खरीदी 8 पुस्तकें। तो कहता है यदि उसने कुल मिला के 38 खरीदी तो बताओ दूसरे दिन कितनी खरीदी। तो तीनों को मिला के कितने, तीनों दिन को मिला के भाई उसने 38 बुकें खरीदी, है ना। अब इनको जोड़ लो, 5x, 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 38 में से 8 जाएंगे तो 30 हो जाएगा, तो 5 छक्का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी 6 आ गई। तो निकाल लो सेकंड डे में कितने हुए थे भाई, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 6 है, तो दूसरे दिन उसने कितनी खरीदी, 4 6 24 बुक्स, है ना। तो हमारे पास है ऑप्शन 24। हाँ, हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 24 है, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहते हैं नैनीताल से देहरादून जाने के लिए 5 बसें उपलब्ध है और इतनी ही बसें देहरादून से नैनीताल के लिए हैं। यदि एक आदमी उस बस में नैनीताल वापस नहीं आना चाहता जिससे वह देहरादून गया, ठीक है, तो नैनीताल और देहरादून के बीच कितने तरीकों से आने जाने की यात्रा की जा सकती है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको। कहते हैं नैनीताल से भी 5 बसें, 2 3 4 5, और देहरादून से भी 5 बसें, 4 5, ठीक है। अब ये कहता है कि जिस बस में जा रहा है यहाँ से, ये नैनीताल है, ये देहरादून है। अब नैनीताल से जिस बस में जा रहा है, ठीक है भाई, एक बस यहाँ से चली देहरादून के लिए और एक बस यहाँ से चली होगी नैनीताल के लिए, ठीक है। अब ये जा रहा है अगर नैनीताल से देहरादून, ठीक है, पहुँचा, तो ये बस पहुँची मान लो ये वाली। अब इस पे वहाँ से आने के लिए, इसमें तो आना नहीं इसने, जो पहली ये पहुँची।
अब इसके पास 1 2 3 ये 4 बसें हैं, ठीक है, क्योंकि एक तो साथ साथ जा भी रही होगी वापस, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है इस पे, ठीक है, तो इन चारों में से किसी में भी जा सकता है। अब ऐसे ही इस पे कह रहा है कि टोटल कितने तरीके से यात्रा कर सकता है। मान लो यहाँ पे दूसरी बस में अगर ये आता, यहाँ से भी एक बस और इधर आती, तो फिर ये आता, फिर ये अदर 4 में जा सकता था। तो मतलब ऐसे यहाँ से 3 4 5 बसें हैं, तो ये 5 बार ऐसे ही आता और इस पे हर बार 4 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इस पे हर बार 4 ऑप्शन होते हैं, तो 5 बार ये जाता, हर बार 4 ऑप्शन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 20 तरीक़ों से ये आ जा सकता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हमारा 20, ठीक है। तो 20 विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि बी वाई और बीच में इनका है 23। तो अगर हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पता है ना कि बी का कितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है, 2 है। वाई का हमारे पता है कितना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है, 25 होता है, ठीक है। 25 में से 2 गए 23, है ना। ऐसे ई का हमें पता होना चाहिए, जो नेक्स्ट है ई 17वीं। ई का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 5, वी का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 22। 22 में से 5 गए 17, ठीक है। ऐसे ही एच का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 8 और एस का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है 19। तो 19 में से 8 गए तो 11, ठीक है। ऐसे ही इनमें से ऑप्शन जो दिए हैं उनमें चेक कर लेते हैं कि अल्फ़ाबेटिकल दोनों के जो ऑर्डर हैं उनको माइनस कर दो। जैसे पहले का है ये के में, के का होता है 11 और पी का होता है 16। 16 में से 11 जाएंगे तो 5 आता है, तो पहला तो गलत हो गया। इसका होता है 11 के का, पी का होता है 16, तो 16 में से तो ये 5, हाँ यही वाला करेक्ट है हमारा, ठीक है। ऐसे ही अगले चेक कर लोगे तो गलतियाँ आएंगे, तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित है। तो हमें देखना है 45 से, तो हमें थोड़ा सा डिविजिबिलिटी वाले रूल पता होने चाहिए। अच्छा, 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणा 9, ठीक है। तो 5 से तो हमें पता ही होना चाहिए कि भाई जिसके फर्स्ट डिजिट पे 0 आता है या 5 आता है वो 5 से डिविजिबल होता है। तो सब क्या आ रहा है, तो 5 से तो हमें चेक ही नहीं करना, हमें करना है 9 से, ठीक है। 9 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये रूल होता है कि कोई भी जो हमें संख्या दी है उसके हर एक अंकों का जोड़ करें, अगर वो 9 से डिविजिबल है पूरी तरह, तो वो पूरी संख्या 9 से डिविजिबल है। 9 से और 3 से सेम ही होता है वैसे रूल। तो हम चेक करते हैं अब इन संख्याओं को पूरा, जैसे इसको हम ऐड करें 1 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 0, अगर ये 9 से डिवाइड हो गया तो ये पूरी संख्या 45 से डिवाइड हो जाएगी। तो 8 और 1 9, 9 और 5 14 और 6 20। क्या 20 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, ठीक है। तो पहली तो फेल हो गई। उसके बाद देखते हैं 3 प्लस 3 प्लस, सीधा ऐड कर लेते हैं, 3 और 3 6 और 2 8 और 4 12 5 17। 17 भी 9 से नहीं होता डिवाइड, तो ये भी नहीं होगा। इसको देखते हैं 2 और 2 4, 8 और 4 12, 12 और 6 18। 18 तो 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो यही वो संख्या है जो 45 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो यही हमारा सी ऑप्शन सही है। अच्छा, नेक्स्ट कहता है 15 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि नियमित बहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन भी इसे कहते हैं, पॉलीगन। तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट कि n-2 गुणा 180 डिग्री, ठीक है। जहाँ पे n क्या है, उसकी भुजाओं की संख्या है जो हमें 15 दी है, तो n हमें 15 दिया है, तो 15-2 गुणा 180। तो 15 में से 2 गए 13 गुणा 180। अब गुणा कर लेंगे 13 की, 8 और 5 13, तो 2300, 2340 कोई है
तो पहला ही ऑप्शन आ रहा है हमारा ये 2340, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 2340 डिग्री यही सही आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 135 मीटर लंबी रेलगाड़ी 49 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही है। एक आदमी जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है को रेलगाड़ी कितने समय में पार कर लेगी। तो रेलगाड़ी की लंबाई हमें दी है, ठीक है, 135 मीटर, और इसकी स्पीड भी दी है 49 किलोमीटर पर आवर। और एक आदमी जो है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रेलगाड़ी की विपरीत दिशा में आ रहा है, तो ये इस दिशा में आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो इसकी स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर जो हमारी स्पीड है वो रिलेटिव स्पीड में काम आती है। अब देखो, जब भी विपरीत दिशा में ट्रेनें आती हैं तो स्पीड आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। हमने पिछले पेपर में भी ये देखा था। तो 49 + 5 कितना हो जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या हो गई, रिलेटिव स्पीड हो गई, मतलब टोटल स्पीड हो गई, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से कर लेते हैं। तो हमारी स्पीड हमारी हो गई 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर है ये, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें टाइम भी सेकंड में चाहिए और हमारी डिस्टेंस भी कितने में है, मीटर में ही है डिस्टेंस। तो इसको यहीं पे कर लेते हैं। ये 5/18 से 18 दिया 54, ठीक है। तो हमारा टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस हमारी इतनी है, स्पीड हमारी 5 थी, यहाँ 15, तो 15 नवा है ना, 15 जा होता है 135। तो हमारा 9 सेकेंड हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला था, उसको वैल्यू रख दी, तो हमारा आंसर 9 सेकेंड आ जाएगा। ओके, अब हमारा कह रहा है कि तीन संख्याएं हैं 3:4:6 के अनुपात में, और उनका गुणनफल है इतना। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी। तो इजी है ये भी, है ना। तो मैं इसको मान लेता हूँ, तीन संख्याएं जो है, ठीक है, ये अनुपात में है, तो मैं इनको ऐसे मान सकता हूँ 3x है ना, 4x और 6x। सब में 6 सब में x मल्टीप्लाई कर दिया, बताया था ना पिछले वीडियो में। अगर अनुपात में दिए हैं तो मैं एक सेम नंबर से तीनों में मल्टीप्लाई करके नंबर बना सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि x सेम नंबर से उनमें मल्टीप्लाई करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर x काट दिया जाए तो अनुपात उतना ही आ जाएगा फिर से, ठीक है। तो मैंने इनको माना तीन संख्याएं ही हैं, 3x 4x 6x, और इनका गुणनफल कर दिया मैंने। गुणनफल कितने के बराबर दिया है हमें, 1944, है ना, 1944। अब देखो चार, इसको ऐसे ही रखो और x की गुणा कर दो, 3 × 4 × 6 को ऐसे ही रखो, और x की 3 बार गुणा होगी तो x³ हो जाएगा 1944। अब यहाँ बस काटना है हमें इन्हें, या 3 से इसको काटो, 3×6=18, फिर एक उधर 3×6=12, 3×8=24, ठीक है। अब 4 से काटो, 4×1=4, ठीक है। फिर 4×6=24, 4×2=8, सही किया मैंने, 4×1=4, 4×6=24, 4×2=8, ठीक है। फिर 6×6=12, और 6×2=12, और 6×7=42, ठीक है। तो हमारा x³ बराबर कितना आया, 27, और x बराबर कितना हो जाएगा, √27, है ना। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो हमारी बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर ये होगी। तो 6 में अगर 3 की गुणा कर दें तो 6×3=18, तो 18 हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा फास्ट लग रहा हो तो आप इसको फिर से देखना एक आराम से, और आपको समझ आ जाएगा कि मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, अब देखो ये सेट्स का क्वेश्चन है ना, समुच्चय जिसे बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन
इन सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 5 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट इक्वल टू 3 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट इक्वल टू 4 है। तो हमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में पूछ रहा है कितना हो। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला ये होता है दोस्तों कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए यूनियन बी बराबर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो दोस्तों अब हमें इसमें वैल्यू दी हुई है ना। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, ए यूनियन बी की 5 बराबर इसकी वैल्यू हमें कितनी दी थी 4, और नंबर ऑफ सेट बी की हमें वैल्यू दी है 3। ठीक है, और हमसे यही पूछा है कि ए इंटरसेक्शन बी है ना, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो देखो इजी है, 5 इसके बाद तो 4 और 3 7। ठीक है, 5 इधर 7 इधर और माइनस ये ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब एक इसको उधर ले जा लो, 5 को इधर ले आओ तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 2। अब 137। अब देखो ये भी बिल्कुल, ये तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट इस पे लगेगा है ना। तो ये क्वेश्चन मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों आपको, अगर आपको समझ आए तो इसको करना, नहीं तो इस टाइप के क्वेश्चन फिर आप जीएस पे ज़्यादा कमांड अगर आपकी होगी तो आप वहाँ पे स्कोर कर लोगे है ना। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। कहते हैं एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाली रोशनी उससे दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, एक प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाली रोशनी, तो प्रकाश स्रोत इल्यूमिनेशन इसको बोला है, तो मैं मान लेता हूँ आई किसके, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। हमें व्युत्क्रमानुपाती जब भी आता है तो ऐसे आता है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, दूरी के वर्ग के। जो दूरी अगर मैं मान लूँ डी, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कि कोई भी अगर रोशनी जाती है किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, तो जो दूरी है, तो ये जो लाइट जा रही है ये इस दूरी के, कितनी भी दूरी है अगर ये, तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी हम फिजिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी हम ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है ना, एक नियतांक आता है। तो हमने के ले लिया उसको, ठीक है, तो ये हमारा ऐसे बन गया। जैसे इसका इक्वेशन 1 मान लिया, यदि प्रारंभ में एक मोमबत्ती पुस्तक से 10 सेंटीमीटर दूर रखिए, मान लो ये डिस्टेंस जो है अभी ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमारा क्या इल्यूमिनेशन, अगर मैं I1 मानूँ इसको, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो के कांस्टेंट तो उतना ही रहेगा है ना, कांस्टेंट है वो, और डी हमारा कितनी वैल्यू है, दूरी कितनी है 10, तो 10 का स्क्वायर है ना, इस इक्वेशन में ही रख रहा हूँ मैं, जैसे बोला है, तो के बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है तो उससे कितनी दूर और रखा जाए, वो कह रहा है कि पहले यहाँ थी, मान लो ये 10 सेंटीमीटर था। ठीक है, अब इससे कितनी दूर और रखा जाए कि, अब इससे कितनी दूर और रखा जाए ताकि वो पहले से ठीक आधी रोशनी रह जाए, मतलब जो ये I1 था ना इसकी आधी रह जाए। ठीक है, तो ये I2 क्या कह रहा है, इसकी आधी, किसकी, I1 की आधी रह जाए। अच्छा, तो हमें यहाँ पे इक्वेशन बनानी है दोस्तों। तो अगर मैं इस पूरी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ कि अब पहले उसने 10 पे रखा था, अब इसको यहाँ से लेके मोमबत्ती से लेके अब इसको डी डिस्टेंस पे रख दिया उसने। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्लीन करूँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है दोस्तों। तो मान लो पहले ये 10 पे रखा था, ठीक है, अब मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे डी दूरी पे रख दिया। ठीक है, और हमें निकालनी है ये दूरी जो डॉट वाली है ना ये, क्योंकि उसने कहा है कि उससे कितनी दूर और रख दिया जाए है ना, पहले इतने पे रखा था तो इससे और कितनी दूर रखा जाए यहाँ पे। ठीक है,
तो अब मैंने मान लो उसे डी डिस्टेंस पे रख दिया, तो मेरा एक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा ना कि इल्यूमिनेशन जो प्रकाश स्रोत से रोशनी है वो तो इतनी रहेगी के बटे, है ना, दूरी कितनी है डी स्क्वायर। ठीक है, ये ठीक है, ये एक इक्वेशन बनी, मान लो ये ए बनी। और जो उसने जो बात कही थी कि अगर उसे कितनी दूर रखा जाए कि वो पहली से ठीक आधी रोशनी रह जाए, मतलब जो एक मैंने ये बोला था कि I2 वो पहली से, पहले हमने निकाली थी ना I1, कितनी निकाली थी, ये 1/2 I1 हमने निकाली थी K बटे 100, अभी निकाली थी, यही तो निकाली। तो ये कह रहा है, इसी के लिए कह रहे थे, कोई ये पूरी डिस्टेंस जो हमने डी मानी है ना, ये इसी के लिए कह रहा है कि ये इसकी आधी रह जाए। तो हम ये मैंने इक्वेशन इसको, ये कितना हो गया 1/2, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे तो के बन जा के, और 2 गुणा 100 कितना 200, तो ये इक्वेशन बी हो गई। तो हम इसको देखें तो इसी डिस्टेंस की तो बात हो रही है, तो ये डिस्टेंस भाई इक्वेशन ए और बी बराबर ही तो होंगी। ठीक है, तो ए और बी को बराबर रख दूँ अगर मैं, तो बराबर अगर मैं रख दूँ के बटे डी स्क्वायर और के बटे 200, ठीक है, तो ये बराबर ही है, तो हमने रख दिया, तो के से के कटा, अब डी स्क्वायर बराबर 200, तो डी बराबर हमारा आएगा रूट में 200। ठीक है, तो डी बराबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, भाई 100 × 2 है, 100 में से 10 बाहर आया तो √2 बचा। ठीक है, अब हमारी देखो जो मोमबत्ती थी ये थी, यहाँ से 10 था, ठीक है, और हमने ये पूरी दूरी निकाल दी 10√2। अब मेरे को ये दूरी कैसे निकलेगी, भाई इस पूरी दूरी में से 10 माइनस कर दो तभी तो ये दूरी आएगी। तो हम जो डिस्टेंस डी निकालेंगे, ठीक है, इतनी दूरी मेरी डी थी, तो √10 10√2 में से 10 माइनस करूँ तो कितना आ जाएगा मेरा, 10 कॉमन आया, तो यहाँ पे √2 बचा, -1 बचा, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार दोस्तों फिर से देखना इसको, मैंने क्या निकाली, मैंने मोमबत्ती से देखो ये दूरी 10 दी थी हमें, ठीक है, और मैंने ये दूरी निकाली पूरी, ये जो डी माना था मैंने इसको, ये निकाली मैंने 10√2, है ना, यहाँ तक ये मैंने पूरी निकाली मोमबत्ती से। लेकिन अब मेरे को निकालनी थी ये दूरी, ठीक है, ये दूरी मैं कैसे निकालूंगा, जब मैं इस पूरी दूरी में से 10√2 में से इस दूरी को माइनस कर दूंगा, ये इतनी को, है ना भाई, इतने में से इतना हटा दूं तभी तो ये आएगा, तो मैंने -10 कर दिया, तो 10 कॉमन आया, तो √2 -1, ठीक है, √2, और यहाँ पर 10 कॉमन आ गया, तो तुम्हारा ये बी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये ठीक है, ये रीजनिंग का। यहाँ पर देखो 5 और @6 बराबर 61, 8 @10 बराबर 164, तो 7 @9 बराबर कितना होगा, तो इसमें देखो ये इजी है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, 25 प्लस 36 बराबर 61 ही होगा, है ना, 30 और 20 50 61, और 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, है ना, 64 प्लस 100 164, ठीक है, ये तो इजी है। 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर निकाल लेते हैं, 49 और 9 का 81, तो कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा, तो हमारा सी आंसर सही हो जाएगा यहाँ पर 130। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो 80 10 70 15 60, तो अगर हम ऐसे देखें इसको, एक एक का स्पेस छोड़ के 80 से 10 कम करो तो 70, 70 से 10 कम करो तो 60, है ना, इसके बाद जो अगर आएगा गैप में वो आएगा 50, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे हो रहा है 10, 10 के बाद 15, तो 15 के बाद 20, क्योंकि सेम ही गैप चलना चाहिए सीरीज़ के अकॉर्डिंग, है ना, तो यहाँ पे 20 ही आंसर सही होना चाहिए, तो हमारा इस सीरीज़ में 20 आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, 4 दरी बुनने वाले 4 दिनों में 4 दरी बुनते हैं, उसी गति से 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में कितनी दरी बुनेंगे। तो दोस्तों इसको हम इस कॉन्सेप्ट से करेंगे, इसको हम करते हैं
मैन डे आवर अगर आपने पढ़ा हो कि एम MDH भी जिसको बोलते थे, मैन डे आवर, ठीक है। और वर्क हमेशा अपॉन में चला जाता है, इनका वर्क। और जो दूसरी साइड के हैं, है ना, जो हमें ये दूसरी साइड M2 D2 S2 इंटू इनका भी वर्क अपॉन में चला जाएगा। तो हम वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पर कितनी है, 4 आदमी, है ना, 4 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। अब टाइम तो इसमें दिया नहीं है, वर्क दिया है, कितने दिन में करते हैं, 1/4 कर लिए, है ना, 4 ही दिन में तो कर रहे हैं। दूसरी तरफ कितने हैं, वहाँ पर हमें निकालना है कि उसी गति से 8 दरी बुनने वाले, तो मैन वहाँ पे भी 8 है, 8 दरी बुनने वाले 8 दिनों में, वहाँ पे डे 8 है ना। तो कितनी बुनेंगे, तो यहाँ पे हमसे पूछा है उनका वर्क, है ना, कितनी, तो x मान लेते हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं इसको सॉल्व, 4 से 4 कटा, 4 × 2 = 8, ठीक है। x उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, तो 8 दूनी क्या आ जाएगा, 16। तो हमारा 16 आंसर हो जाएगा, डी आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यदि सफ़ेद को नीला, नीले को लाल और लाल को पीला, पीले को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव खून का रंग क्या है। तो मानव खून का रंग लाल होता है, तो लाल को क्या बोल रहा है, पीला बोल रहा है, तो पीला हो जाएगा इसका आंसर। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, कहते एक सज्जन की ओर इशारा करते हुए शालिनी ने कहा, ठीक है, शालिनी है, शालिनी, शालिनी ने कहा एक सज्जन की ओर, ही कोई आदमी है, ठीक है, इसकी ओर इशारा करते हुए उसने क्या कहा, इसके इकलौते भाई, इसका इकलौता भाई, ठीक है, जो है मेरे बेटे के पिता हैं। तो इसके बेटे के पिता, इसका बेटा है, इसके पिता क्या हुए, शालिनी का हस्बैंड हुआ ना, है ना। तो शालिनी का जो हस्बैंड है उसके भी पिता है ये, ठीक है। अब शालिनी के हस्बैंड के जो पिता हुए वो शालिनी के तो ससुर हुए, है ना, ये ससुर हो गए, शालिनी के ससुर। तो कहता है कि ये सज्जन शालिनी से कैसे संबंधित है, तो भाई उसके ससुर के भाई हैं वो, तो ससुर के भाई भी वैसे ससुर ही हुए। अब एक ऑप्शन यहाँ पर चाचा है, तो ताऊ भी तो हो सकते हैं, बड़ा भी तो हो सकता है ये भाई जो सज्जन है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसमें वैसे डी होना चाहिए आंसर। अगर इसके लिए मैं जाऊँ तो मैं इसमें डी ऑप्शन में जाऊँगा, ठीक है। तो डी होना चाहिए इसमें। अगला देखते हैं, एक साल सोमवार से शुरू होता है और मंगलवार को समाप्त होता है। इस साल 16 जनवरी इस साल में 16 जनवरी से 15 जनवरी तक कितने दिन होंगे। तो देखो दोस्तों, ये पता होना चाहिए हमें कि जो साल जिस दिन शुरू होता है उसी दिन ख़त्म होता है, ठीक है। बस अगर लीप ईयर हो तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो अगर हमारे यहाँ जैसे सोमवार से शुरू हो रहा है तो सोमवार पे नहीं है, मंगलवार पे ख़त्म हो रहा है, इसका मतलब ये लीप ईयर है, ठीक है। तो इस दिन फरवरी में जो होंगे वो 29 डेज होंगे, ठीक है। तो बस यही था इसका, इस साल में 16 जनवरी से 15 जनवरी तक कितने दिन होंगे। तो जनवरी में कितने, 16 जनवरी से, तो 16 जनवरी से 31 निकाल लो, 31 से 15 हटा दिया तो 16 ही दिन बचे जनवरी के, ठीक है। और 29 फरवरी के और 15 दिन मार्च के, तो इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 5 14 6 20, 2 और 2 4 और 2 6, तो 60, हमारा 60 दिन, ठीक है। 60 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, तो देखते हैं दोस्तों, 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों, तो देखते हैं ये क्वेश्चन, 3 वर्ष पूर्व दो भाइयों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर था, 3 वर्ष पूर्व उनकी वर्तमान की उम्र का योग 10 वर्ष में 2 गुना होगा। तो बड़े भाई की उम्र निकालनी है हमें, ठीक है। तो हम
इसको ऐसे कर सकते हैं, अगर हम इनकी 3 साल पहले की उम्र देखें, 3 साल पहले की, 3 साल पहले की उम्र कह रहा है दोनों भाइयों की उम्र में 2 वर्ष का अंतर था। तो अगर बड़ा वाला भाई एक्स साल का था, ठीक है, ये बड़ा भाई एक्स साल का था, तो छोटा कितना रहा होगा भाई, 2 साल का अंतर है तो इससे 2 साल छोटा रहा होगा, x-2 रहा होगा। अब इनकी वर्तमान एज क्या हो जाएगी भाई, ये 3 साल पहले की है, 3 साल बाद क्या हो जाएंगे, 3 3 साल बड़े हो जाएंगे। जो बड़ा वाला है वो x+3 ईयर का हो जाएगा, जो छोटा वाला है वो x-2, और 3 साल ये भी बड़ा होगा, मतलब 3 में से 2 गए 1, तो x+1। तो ये वर्तमान एज है बड़े वाले की, और ये है छोटे वाले की वर्तमान एज। ठीक है, अब कहता है उनकी वर्तमान की उम्र का योग 10 वर्षों में दुगना होगा। तो उनकी वर्तमान का योग कितना होगा, x+3, ठीक है, प्लस x+1। ठीक है, इनकी जो वर्तमान एज है ये बड़े की और छोटे की, इनका योग क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। कब, अगले 10 वर्षों में। तो इनकी जो अभी की एज है, इन इसकी और इसकी, तो इनमें अगर 10 वर्ष और जोड़ दें तो 10 साल बाद ये 10 साल बड़ा हो जाएगा, बड़ा वाला। छोटा वाला भी x+1 अभी है, 10 साल और जोड़ दो तो ये भी 10 साल बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो 10 साल की एज है ये भी वर्तमान एज का दुगना है। ठीक है, बस एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने। देखो x प्लस, अब इसके ब्रैकेट के अंदर क्या है, x+x 2x, और 3 और 1 4, तो 2x कितना हुआ, 2x+4, बराबर, यहाँ भी देखो x+x 2x, है ना, बेसिक मैथ्स है अब तो। और 10 और 3 13, 13 और 1 14, और 10 24। ठीक है, तो इनको नेक्स्ट उसमें ले जाते हैं क्लीन करके। यहाँ पे 2, है ना, 2x प्लस कितना आया था यहाँ हमारा, 4 आया था ना, और यहाँ पर हमारा आया था 2x+24। ठीक है, तो ये इनको 2 को मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4x प्लस 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ पर 2x+24, तो हमारा 2x इधर आके कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2x बचेगा, 4x में से 2x जाएगा तो। ठीक है, और 24 में से 8 गए, 8 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, 16। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 8। ठीक है, तो हमें निकालनी है बड़े वाले भाई की वर्तमान एज। तो बड़े भाई की वर्तमान एज x+3 थी, हमने निकाली थी ना वर्तमान एज, तो 8 x की वैल्यू रख दो और +3, तो फिर 11 हो जाएगी हमारी वर्तमान एज बड़े भाई की। ठीक है, छोटे वाले क्या था, तो छोटे की भी निकाल लेते। ठीक है, तो इस टाइप से करना है। तो ये डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। एक साइकिल सवार पूर्व की ओर 20 किलोमीटर जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम एक बार डायरेक्शन बना लें तो हेल्प मिल जाती है हमें। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। कहता है 20 किलोमीटर वो पूर्व की ओर जाता है, तो 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया, फिर उत्तर की ओर मुड़ जाता है, और कितना जाता है, 20 किलोमीटर जाता है ये भी। फिर बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है और फिर 20 किलोमीटर जाता है, तो बाईं ये हुआ लेफ्ट, और फिर 20 किलोमीटर जाता है। तो अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है वो, 20 ही हुआ ये भी, क्योंकि ये भी 20 ही है। ठीक है, तो ये तो ईजी था, तो आंसर विल बी सी। ठीक है, तो सी आंसर इसका राइट हो जाएगा, 20 किलोमीटर। तो दोस्तों देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ट्रिकी है, कि देखो पॉइंट 1 का, है ना, रूट पूछा है, क्यूब रूट, फिर 1/4 पावर, फिर 1/5 पावर। तो देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर जब भी कोई संख्या अगर 1 से बड़ी है, ठीक है, तो उसका अगर हम रूट करते हैं तो हमेशा घटती जाती है। ठीक है, कोई भी संख्या अगर बड़ी है, जैसे मान लो 4 है, इसका रूट कर दें 4 का, तो ये 2 हो जाएगा, घट गई ना। लेकिन लेकिन अगर केस ऐसा है कि, लेकिन अगर कोई संख्या अगर 0 और 1 के बीच में आ रही है ना, 0 से बड़ी और 1 से छोटी,
कोई भी संख्या मान लो x है, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट उल्टा हो जाता है। उसमें ये हो जाता है कि अगर कोई भी संख्या 0 और 1 के बीच में है, तो अगर उसका रूट हम करें तो वो संख्या क्या होती है, वो बढ़ती जाती है, बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो वो बड़ी होती जाती है। इसका मतलब अगर हम जैसे इसका एक, अब इसका मतलब देखो क्या होता है, इसका मतलब ये है कि ये 0.1 की पावर है, रूट है ना, तो 1/2 पावर है, ये 0.1, ये 1/3 पावर है। तो जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं तो ये संख्या बढ़ेगी। तो इसमें सबसे ग्रेटर हमारा यही हो जाएगा, ये कौन सा, ये पावर 1/5 वाला सबसे ग्रेटर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। 2 की पावर 41 को 7 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है। तो दोस्तों अगर इसमें भी देखें, हम इसमें भी कॉन्सेप्ट हमें लगाना पड़ेगा कि अगर 2 की पावर 1 है तो अगर उसको 7 से डिवाइड करें, ठीक है, तो हमारा शेषफल 2 ही रहेगा, क्योंकि डायरेक्टली ये डिवाइड तो होगा नहीं। अगर 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 की पावर 2 4, 4 को भी 7 से हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे, तो इसका रिमाइंडर भी, शेषफल भी 4 ही होगा। अब 2 की पावर 3 है, ठीक है, तो 2 की पावर 3 को अगर मैं, कितना होता है, 8 होता है, 8 को 7 से डिवाइड करो तो शेषफल 1 बचता है। ऐसी 2 की पावर 4 है ना, 16 को अगर 7 से डिवाइड करूँ तो कितना शेषफल बचेगा, फिर 2 बचेगा। फिर 2 की पावर 5 को देखो अगर, तो कितना शेषफल, 32 है ना, 7 से जाएगा तो 7 चौको 28, यहाँ पर 4 शेषफल बचेगा। ऐसे ही 2 की पावर 6 कितना होता है, 64, 64 को अगर 7 से करूँ तो 1, 7 9 63, एक शेषफल बचेगा। ठीक है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, जो 2 की पावर 41 है, तो इसको ध्यान देना दोस्तों, ठीक है, कि 2 की पावर अगर 1 है तो मैं इसको अगर 7 से डिवाइड करूँ तो 2 ही हमारा शेषफल बचेगा। ठीक है, ऐसी 2 की पावर 3 जो मैंने बताया 8 होता है, अगर इसको 7 से डिवाइड करूँ तो 1 शेषफल बचता है ना। 2 की पावर 5 को अगर करूँ 32 को, तो 4 शेषफल बचता है। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 41 को मैं इस रूप में लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6 × 6, 6 × 6 = 36 और 5 = 41 लिख सकता हूँ बिल्कुल। और इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2 की पावर 6 है ना, और इंटू 2 की पावर 5 भाई लिख सकते हैं हम, है ना। एक्सपोनेंट वाले कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़ा हो, है ना, कि पावर की जो पावर सेम बेस होता है तो उनकी पावर आपस में ऐड होती है, तो मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब देखो 2 की पावर जब 6 को मैंने बताया था, 2 की पावर 6 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ तो कितना शेषफल बचेगा, कितना बचेगा, 64 था ना, तो एक शेषफल बच रहा था, है ना, 7 9 = 63, एक शेषफल बच रहा था, तो यहाँ तो एक शेषफल बच रहा है। 1 की पावर तो कितना करो, एक ही आता है। और 2 की पावर 5 था, 2 की पावर 5 था जब 32, तो उसको 7 से मैं डिवाइड कर रहा था तो कितना शेषफल आ रहा था, 4 ही तो आ रहा था, 7 चौको 28, 4 है ना, 4 शेषफल आ रहा था। तो 2 की पावर 1 मैंने 32 निकाला, 32 में 7 की डिवाइड करी तो 4 हमारा शेषफल, और ये 1, ठीक है, तो 1 की पावर कितनी भी होगा तो 1 ही होगा, तो 4 एकम 4। तो हमारा अगर 7 को मैं 7 से डिवाइड करूँ अगर 2 की पावर 41 को, तो हमारा शेषफल आएगा 4। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। दर्पण में देखने पर एक घड़ी पर कितना समय, 8:30 पाया गया, तो सही समय क्या हो रहा है। तो हमने पिछले वीडियो में भी किया था, है ना, दर्पण प्रतिबिंब जब भी होता है तो हमें इससे निकालना होता है। तो यहाँ पर 8:30 निकाल लेते हैं, 30 है ना, तो यहाँ पे से गए 13 में से 8 गए, 8 और 5 13 है ना, और यहाँ पर 15, तो ये हमारा टाइम आएगा 3:30, 3:30। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब तो हो ही गया, लास्ट क्वेश्चन है। m
है ना, मद्रास को NBE, है ना, एक एक प्लस प्लस किया हुआ है यहाँ पर, तो ये तो ईजी है। तो बॉम्बे को हम क्या कर लेंगे, C, फिर O के बाद P, है ना, और M के बाद N, B के बाद C, CPNC आया है, तो ये तो गलत ही है। CPNC एक ये हो सकता है, एक ये हो सकता है, ये भी, है ना, एलिमिनेट हो गए दो तो। अब बस AY, लास्ट में Z होगा जिसके, है ना, Y के बाद Z, तो ये वाला हमारा सही हो जाएगा, B आंसर। तो दोस्तों इस वाले पेपर में थोड़ा सा लेवल अच्छा था, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में, है ना, मैथ्स वाले इस टाइप के आएंगे, मैथमेटिकल रीजनिंग आएगी, तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली होगी इस वीडियो के माध्यम से, तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, और मैं इसी प्रकार से और कोशिश करूँगा अगले और रीजनिंग के क्वेश्चन और लाऊं, और जो भी UKPSC द्वारा पेपर कराए गए हों, तो कोशिश करूँगा मैं उनको लाने की।